समायोजन शब्द को सामंजस्य व्यवस्थापन अथवा अनुकूलन के नाम से भी जाना जाता है। जब कोई बालक अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह धीरे-धीरे अपने बाली स्थितियों से समझौता कर लेता है। यह समझौते की प्रक्रिया ही मनोवैज्ञानिक भाषा में समायोजन कहलाती है। समायोजन शब्द का अर्थ है अच्छी तरह से परिस्थितियों को अनुकूलन बनाने की प्रक्रिया। एक व्यक्ति जो अपने आप को या तो अपने विचारों को किसी स्थिति या परिस्थिति के साथ संतुलित या अनुकूलित कर लेता है, अर्थात व्यक्ति में शारीरिक व मानसिक संतुलन बनाए रखने की योग्यता हो, तो उस व्यक्ति को समायोजित व्यक्ति कहते हैं। सामान्य अर्थ में व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करने की कला को ही समायोजन कहा जाता है। यह एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और वातावरण के मध्य निरंतर अंतर्क्रिया चलती रहती है। आइजैक ने 2 अवस्थाओं में सामंजस्य की स्थिति का समायोजन कहा है। समायोजन की परिभाषा है। स्किनर के अनुसार समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। कोलमैन के अनुसार समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने और समस्याओं को हल करने के लिए प्राणी द्वारा किए गए प्रयत्नों का परिणाम है। डॉक्टर एस चौहान के अनुसार समायोजन का अर्थ है एक आरोपित सामाजिक पर्यावरण की अपेक्षाओं एवं दबावों के प्रति अनुक्रिया है। यह अपेक्षा आंतरिक अथवा बाह्य होती है जिसके प्रति व्यक्ति अनुक्रिया करता है। एल.एफ. शेफर के अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। कुप्पुस्वामी के अनुसार समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है क्योंकि वे इसमें संवेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर हो जाते हैं। एडलर के अनुसार समायोजन शिष्टता प्राप्ति का आधार है। बोरिंग लैंगफील्ड के अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति को प्राप्त करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। गेट्स के अनुसार समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के मध्य संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। समायोजित व्यक्ति के लक्षण: यह पूर्णतः संतुलित रहते हैं, समस्या का समाधान कर लेते हैं, ज्यादा परिस्थिति का ज्ञान रखते हैं, महत्वाकांक्षी एवं सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं, संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, समाज के प्रति व्यक्तियों व सदस्यों का ध्यान रखने वाले होते हैं, पर्यावरण तथा परिस्थिति से प्राय लाभान्वित होते हैं, सदैव संतुष्ट तथा सुखी रहने वाले होते हैं, साहसी होते हैं, परिस्थितियों के अनुकूल आचरण करने वाले होते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति को सामना करने की योग्यता रखते हैं और स्वयं के गुण और कमियों की समझ भी होती है। उदाहरण: एक बालक इंजीनियर कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए तरह तरह की परीक्षा देता है, परंतु अथक परिश्रम के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती है। इस हालात में वह अपने लक्ष्य को ही परिवर्तित करके BSc और MSc करके प्राध्यापक बनने के लिए पूरा टूट जाता है। एक क्षेत्र में असफलता के बाद किसी दूसरे क्षेत्र का चुनाव करना, अपने लक्ष्य की ऊंचाई को अपनी योग्यता और परिस्थितियों के अनुसार घटा देना, इस प्रकार व्यवहार में संशोधन व परिवर्तन करता है, समायोजन कहलाता है। विवाह के बाद एक शहर की लड़की जब कोई गांव में नववधु बनकर जाती है तो उसे समायोजन करने की आवश्यकता पड़ती है। समायोजन की पद्धतियाँ, रक्षात्मक युक्तियाँ, मनोरचनाएं, विधियाँ। परिस्थिति के साथ समायोजन करने पर आने वाली असफलताओं तथा कमजोरियों से उत्पन्न होने वाली चिंता तथा निराशा से बचने के लिए जिन रक्षात्मक साधनों तथा उपायों का उपयोग किया जाता है उसे मनोविज्ञान की शब्दावली में रक्षात्मक युक्ति या मनोरचनाओं के नाम से जाना जाता है। रक्षात्मक युक्तियाँ समायोजन की पद्धतियाँ उपाय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष उपाय: तनाव को कम करने में प्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिनमें व्यक्ति चेतनावस्था में अपने तनाव को कम करने के लिए कुछ प्रयत्न करता है तथा मानसिक तनाव को दूर करता है। कुछ प्रत्यक्ष उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बाधा को नष्ट या दूर करना। व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई रुकावटें आती हैं, वह चेतन रूप से दूर करने का प्रयास करता है। अन्य मार्ग खोजना या कार्य विधि परिवर्तन: जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की पूर्ति में आई हुई बाधा को दूर नहीं कर पाता है तो वह दूसरा रास्ता निकालता है और अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है। तीसरा है अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन: जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को किसी भी तरह से पूरा नहीं कर पाता है अर्थात लक्ष्य प्राप्ति में असमर्थ होता है तो वह उसी लक्ष्य से मिलता जुलता दूसरा लक्ष्य अपनाता है जो आसानी से पूरा हो सके। चौथा है विश्लेषण एवं निर्णय: जब व्यक्ति के सामने एक से अधिक इच्छाएं या लक्ष्य हों तो वह मानसिक तनाव में आ जाता है और वह निर्णय नहीं कर पाता है कि किस लक्ष्य को छोड़ दें और किस लक्ष्य को प्राप्त करें। तो वह हर पहलू को भली भांति विश्लेषित कर और उचित प्रकार से सोच समझ कर एक निर्णय लेता है। ऐसा करते समय वह अपने पूर्व अनुभवों की सहायता लेता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष उपाय: तनाव को कम करने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष उपाय हैं। आत्मीकरण और तादात्मीकरण विधि: इस युक्ति में प्राय व्यक्ति को समायोजन की स्थिति अथवा परिस्थिति में किसी महान आध्यात्मिक गुरु, आदर्श पुरुष, महान पुरुष, राजनीतिक गुरु, धार्मिक पुरुष आदि का अनुगमन अथवा आत्मीकरण करता है। वे उनके द्वारा बताए गए
या प्रतिपादित किए गए मार्गों का अनुसरण करता है तथा सदैव समायोजन स्थापित करने पर प्रयास करता है। किशोरावस्था में इस युक्ति का सर्वाधिक प्रयोग देखा जाता है। जैसे गृहस्थ जन्य तनाव व भग्नाशा को दूर करने के लिए मानव अपने किसी महापुरुष का आत्मीकरण तथा अभिनेता का अनुसरण करता है, अथवा समायोजन स्थापित करने के लिए ये व्यक्ति अपना परिचय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ स्थापित करके देता है जिसका समाज में कोई पद या प्रतिष्ठा होती है। मैं सिकवाल पब्लिकेशन के निदेशक M.N. सिकवाल जी के गांव से हूँ और मैं उन्हीं के पड़ोस में रहता हूँ। बालक किसी प्रसिद्ध अभिनेता जैसे बोलने लगता है या अपने बालों को उसके अनुसार संभालता है तो वह सब तदात्मीकरण है। दूसरा है पलायन। इस विधि में प्राणी तनाव या असमायोजन की स्थिति में स्वयं को अधिकांशतः अलग या दूर रखने का प्रयास करता है। इस विधि में व्यक्ति किसी स्थिति से दुखी होने पर उस स्थिति को छोड़कर वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं, यही पलायन कहलाता है। नंबर 1, व्यक्ति कहीं वार्तालाप में जिन व्यक्तियों से उसके विचार मेल नहीं खाने पर वह उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चला जाता है। सास बहू के झगड़ा होने पर बहू का उस जगह से उस स्थिति में दूसरे कमरे में चले जाने को पलायन कहलाता है। तीसरा है कल्पना प्रवाह दिवा स्वप्न देखने की विधि। इस विधि में प्राणी प्रायः कल्पना जगत में विचरण करता रहता है। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे हवाई महल का बनाना भी कहते हैं। हकीकत में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है उनकी कल्पना के माध्यम से क्षणिक संतुष्टि या सुख प्राप्त कर लेना ही दिवा स्वप्न कहलाता है। किसी व्यक्ति को क्रिकेटर बनाना था लेकिन वह ना बना सका तो काल्पनिक दुनिया में ही क्रिकेट के सितारे बनकर चौके छक्के लगाकर दर्शकों की प्रशंसा लूट रहे होते हैं और मर्सिडीज कार में घूमकर सलामी ले रहे होते हैं। जिन व्यक्तियों की शादी नहीं होती है वो घोड़ी पर दूल्हा बने हुए कल्पना में बैंड बाजे की धुन पर नाच रहे होते हैं। चौथा है शोधन मार्गांतरीकरण उदात्तीकरण विधि। जब व्यक्ति समाज द्वारा अमान्य प्रवृत्तियों को मानवीय प्रवृत्तियों में प्रवृत्त करते हुए समायोजन स्थापित करता है अर्थात किसी व्यक्ति घटना विशेष की वजह से उसका वह असामाजिक या गलत कार्य सामाजिक या सही बन जाता है तो इस युक्ति को शोधन अथवा मार्गांतरीकरण कहते हैं। तुलसीदास जी की अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति इतनी आसक्ति थी कि उनके पीछे पीछे अपने ससुराल पहुंच गए और तथा पत्नी की फटकार से आक्रांत होकर उन्होंने अद्वैतीकरण की शक्ति अपनाई तथा अपना पूरा ध्यान साहित्य क्षेत्र में लगाकर महाकवि की उपाधि प्राप्त करके प्रभु भक्ति में ध्यान लगाकर रामचरितमानस और जैसी रचनाओं की रचना की। दूसरा है किसी क्रोध बालक को सेना में भर्ती करवाना या मुक्केबाजी खेल में भेजना। पत्नी के कहने पर ही वाल्मीकि जी को जीवन की सत्यता का ज्ञान हुआ और उन्होंने चोरी डकैती जैसे गलत कार्य छोड़कर ईश्वर की भक्ति में अपने आप को समर्पित किया। पांचवा है प्रतिस्थापन या विस्थापन विधि। जब व्यक्ति उचित स्थान पर भावनाओं की अभिव्यक्ति करने में असमर्थ होता है तो वह किसी अन्य स्थान पर भावना व्यक्त करते हुए समायोजन स्थापित करता है। अर्थात जब एक व्यक्ति अपनी भावना या क्रोध का प्रदर्शन उस व्यक्ति पर नहीं कर पाता है जिसके प्रति भी भावनाएं उत्पन्न हुई हैं बल्कि अपने से कमजोर या निम्न स्तर के व्यक्ति पर करता है तो इसे युक्ति को विस्थापन कहते हैं। अगला है नंबर 1 है जैसे शिक्षक द्वारा डांट पड़ने पर बालक का विद्यालय में बगीचे में जाकर पेड़ पौधे को तोड़ना या नुकसान पहुंचाना। ऑफिस में बॉस के डांट पड़ने पर घर जाकर पत्नी और बच्चों पर गुस्सा निकालना। जिस बालक को अपने माता का प्यार नहीं मिलता वह इस अभाव में पूर्ति किसी करीबी रिश्तेदार आदि से पिता का स्नेह प्राप्त करता है अर्थात विस्थापन युक्ति का सहारा लेता है। छठवां है प्रक्षेपण करने की पद्धति। प्रक्षेपण का अर्थ है अपनी कमियों व दोषों को दूर करना, दोषों को दूसरे पर डालना। अतः इस पद्धति में व्यक्ति प्राय अपने दोषों को दूसरों पर मंडित करने में समायोजन होता है। इसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दूसरा है छात्र किसी परीक्षा में असफल होने पर कहता है कि अगर गणित वाले सर ने अच्छा पढ़ाया होता तो आज मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। बास्केटबॉल खेल में हार जाने पर अपने साथी रोहन पर आरोप लगाकर कहना कि इसने सही से नहीं खेला नहीं तो हम जीत जाते। एक क्रिकेट खिलाड़ी बार बार अपने बल्ले की तरफ संकेत करते हुए यह कहता है कि उसके खेल में असफल होने का कारण उसका बेकार सा बल्ला ही है। एक बच्चा कुर्सी पर ठीक से न बैठने के कारण गिर जाने पर कुर्सी को पांव से लात मारकर कहता है कि क्या खराब कुर्सी है, इस पर बैठने वाला तो गिरता ही है। सातवां दमन करने की पद्धति।
इस विधि में जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो वह उनका दमन करके समायोजन करने का प्रयास करता है। जब व्यक्ति की कोई ऐसी इच्छा हो तो जो पूरी नहीं हो पा रही हो तो उस इच्छा को बलपूर्वक भुला देना दमन कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति की इच्छा है कि वह पढ़ाई है कि हवाई जहाज़ में यात्रा करे, परंतु उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होने के कारण वह अपनी इच्छा का दमन कर लेता है। बाजार जाने पर ठेले पर आलू टिकिया के देखने से खाने की इच्छा हुई, लेकिन उस दिन मंगलवार का व्रत होने के कारण इच्छा का दमन कर लिया। शमन करने की पद्धति। जब कोई व्यक्ति किसी घटना को दिमाग से यह सोचकर निकाल देता है कि जो होना था वह हो गया, अब विचार करना क्या व्यर्थ है। किसी इच्छा का शांतिपूर्वक दमन करना शमन कहलाता है। किसी बालक के गलती करने पर अध्यापक द्वारा डांटने पर बालक के द्वारा गलती को स्वीकार कर अपने व्यवहार में सुधार करना। एक व्यक्ति की दुर्घटना में उसकी मोटरसाइकिल बिल्कुल टूट गई और अब वह नई गाड़ी लेना चाहता है, तो लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने की वजह से गाड़ी नहीं ले सकता, तो वह अपने मन को यह कहकर समझ चाहता है कि जो होना था वो हो गया, शायद मेरी किस्मत में गाड़ी ही है नहीं। 9वां, प्रतिगमन स्थापित करना। जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है उससे बचने के लिए अपनी पूर्व स्थिति में लौट आना ही प्रतिगमन कहलाता है। प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ होता है भूतकाल में लौटना। जब एक व्यक्ति अपने स्तर से निम्न स्तर के कार्य को करता है तो इसे प्रतिगमन कहते हैं। एक वयस्क का किसी दुखद घटना होने पर या तनावपूर्ण स्थिति होने पर बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना। किसी लड़की का ससुराल में झगड़ा होने पर मायके में आकर माँ की गोद में शिशु की तरह लेट जाना। 10वां, तर्क संगतीकरण, तार्किकरण या युक्तिकरण या औचित्य स्थापन की विधि। इस विधि में प्राणी अपनी सफलता के वास्तविक कारणों को छिपाता है तथा उस वस्तु या पद में दोष लगाने का प्रयास करता है, तब उसे युक्तिकरण या तर्क संगतीकरण या औचित्य स्थापन कहते हैं। जैसे अपनी पसंद की लड़की ने शादी के लिए मना किया तो उस लड़की ने में कमी बताना। मकान बनाने की इच्छा पूरी न होने पर अपने कच्चे मकान में ही सुख बताना कि असली सुख तो कच्चे मकान में ही है। लोमड़ी का अंगूर खट्टे बताना या नींबू मीठे बताना। आरएएस न बनने पर वर्तमान पद शिक्षक को ही सही बताना कि आरएएस पद में तो बहुत परेशानी है, असली सुख तो शिक्षक की ज़िंदगी में ही होता है। किसी व्यक्ति के पास स्कूटर या कार नहीं होने पर वह कहता है कि स्कूटर से ना तो व्यायाम होता है और ना खर्च भी बहुत रहता है, लेकिन साइकिल से अच्छा व्यायाम हो जाता है और मोटापा या दूसरी बीमारियां भी नहीं होती हैं। वह साइकिल को ही अच्छा बताता है। अगला है 11वां है समझौतावादी उपाय। किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ने पर वास्तविक वस्तु अथवा परिस्थिति के स्थान पर किसी अन्य वस्तु या अथवा परिस्थिति से काम चलाना ही समझौतावादी उपाय है। जैसे पेन नहीं चलने पर पेंसिल से ही काम चलाना। अगला है क्षतिपूर्ति पद्धति। इस पद्धति में प्राणी प्रायः एक क्षेत्र की कमियों को दूसरे क्षेत्र में पूरा करता है और समायोजन स्थापित करने का प्रयास करता है। किसी व्यक्ति की कोई इच्छा ऐसी होती है कि जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं हो, तो एक उस इच्छा की पूर्ति कृत्रिम बनावटी तथा अन्य तरीके से की जाए तब वह क्षतिपूर्ति कहलाती है। जैसे कद में छोटी लड़की का ऊंचे सैंडल पहनकर अपनी लंबाई की क्षतिपूर्ति करना। बालक जिस विषय में कमजोर है उसकी पूर्ति अन्य विषयों के माध्यम से करता है, अर्थात अन्य रुचिकर विषय में ज़्यादा अंक लाकर वह मेहनत करके श्याम पैर से विकलांग है तो उसे कक्षा में बाकी बच्चों के साथ समायोजन करने में परेशानी होती है, तो वह कक्षा में प्रथम स्थान लाकर कक्षा में समायोजन स्थापित करता है। 11 अगला है प्रतिक्रिया निर्माण या विपरीत रचना। यह अचेतन मन की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में चेतन रूप में ऐसे रुचि विचार और भावनाओं का निर्माण कर लेता है जो आंशिक रूप से मन की इच्छाओं के विपरीत होता है। अपनी भावनाओं और व्यवहार के बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया विकसित करना। एक सौतेली माँ जिसे अपनी सौतेली लड़की से नफरत है, लेकिन वह अपनी नफरत को मन में बंद करके उस लड़की के प्रति बेहद स्नेह और प्रेम प्रकट करती है। घृणा के स्थान पर प्रेम करना। किसी व्यक्ति की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आने पर भी मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति की बातों को सुनना और हाँ में हाँ मिलाना। अगला है वास्तविक अस्वीकरण। प्रिय वास्तविकता से बचने के लिए व्यक्ति ही नहीं बल्कि अनेक प्राणी प्रयास करते हैं। बिल्ली को देखकर चूहा आंखें बंद कर लेता है और आंखें बंद करके समझता है कि दुश्मन से छुटकारा मिल गया। चोर के सामने पुलिस आने पर वह भागकर छिपकर सोचता है कि उसे पुलिस ने छुटकारा मिल गया है। अगला है आक्रामक उपाय पद्धति। इस पद्धति
इस पद्धति में व्यक्ति आक्रामक रुख अथवा रवैया अपनाता है इस तथा समायोजन स्थापित करने का प्रयास करता है। जब एक व्यक्ति अपनी भावनाओं या अपने क्रोध का प्रदर्शन उस व्यक्ति पर करता है जिस पर उसे क्रोध आया, तो वह आक्रामकता कहलाती है। आक्रामक उपाय दो तरह के होते हैं। नंबर एक, प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। जिस व्यक्ति ने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई उस व्यक्ति से उसी प्रकार बदला लेना, जैसे ईंट का जवाब पत्थर से। अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। जिस व्यक्ति ने आत्मसम्मान को जिस प्रकार से ठेस पहुंचाई उस व्यक्ति से किसी अन्य तरीके से बदला लेना। अगला है, पापा के डांटने पर बालक का उस समय कुछ न कहना और उनकी गाड़ी पंचर कर देना। समायोजन। सभी प्राणियों में समान मानव की भी अनेक आवश्यकताएं होती हैं। यही आवश्यकताएं व्यक्ति को लक्ष्य की ओर अग्रसर करती हैं तथा वह आगे बढ़ता है। जब व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो जाती है तो वह उसमें संतोष की अनुभूति होती है, किंतु जब लक्ष्य प्राप्त करने में उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है तो उसे एक अप्रियता की अनुभूति होती है, जिसे हम असंतोष, हताशा, निराशा या कुंठा कह सकते हैं। एक व्यक्ति जो अपने आप को या अपने विचारों को किसी स्थिति या परिस्थिति के साथ संतुलित या अनुकूलित करने में सक्षम नहीं होता तो वह व्यक्ति को समायोजित कहलाता है। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और अभिरुचियों के प्रतिकूल सामना करना पड़ता है तो उसके अंदर मानसिक द्वंद्व एवं तनाव की उत्पत्ति होती है। तनाव की स्थिति में व्यक्ति के मन में एक प्रकार की उथल फंस जाती है, जिसको दूर करने के लिए वह बाधाओं को दूर करने की कोशिश करता है। उसके ये प्रयास यदि सफल होते हैं तो वह वातावरण के साथ एक प्रकार के समायोजन कर लेता है। यदि बाधाओं को दूर करने में असफल रहता है और अवांछनीय मार्ग को अपना लेता है तो वह कुसमायोजन की स्थिति में आ जाता है। इसको कुसमायोजन की स्थिति को मानसिक ग्रस्तता की स्थिति भी कहते हैं। कुसमायोजन की परिभाषा। एलेक्जेंडर एम स्विट्स के अनुसार कुसमायोजन से अभिप्राय कई प्रवृत्तियों से है, जैसे अतृप्ति, भग्नाशा, तनावात्मकता, स्थितियों से बचने की अक्षमता, मन की अशांति एवं लक्षणों का निर्माण। अगला है आइजेंक और अन्य के अनुसार यह वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति की आवश्यकता है और तथा दूसरी की वातावरण के अधिकारों में पूर्ण असंतुष्टि होती है। कुछ समायोजन के कारक नंबर जैसे पारिवारिक कारक में निर्धनता, आनुवंशिकता, दोष, संवेगात्मक असुरक्षा, लिंग भेद। सामाजिक में होता है वर्ग विषमता, बेरोजगारी और खेल के मैदानों का अभाव, अत्यधिक गतिशीलता और मनोरंजन के साधनों का अभाव। अगला है विद्यालय, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, पुरानी परीक्षा पद्धति, शैक्षिक दबाव, कठोर अनुशासन, छात्र शिक्षक अनुचित अनुपात और मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि। अगला है शारीरिक विकलांगता, शारीरिक रोग और रंग रूप, मांसपेशियां, संतुलन का अभाव और निर्बलता। अगला है तनाव। तनाव प्राणी की एक शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशा मानी जाती है। यह व्यक्ति में असंतुलन तथा उत्तेजना की स्थिति पैदा कर देती है एवं उसे परिस्थिति का सामना करने के लिए क्रियाशील बनाती है। जब व्यक्ति तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को पूर्ण रूप से समय पर प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो तनाव का शिकार हो जाता है। ड्रेवर ने संतुलन के अभाव में संकटपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए व्यक्ति के व्यवहार में आए परिवर्तन को तनाव कहा है। गेट्स व अन्य के प्रकार अनुसार तनाव असंतुलन की दशा है जो व्यक्ति को तेज दशा को समाप्त करने के लिए प्रेरित करती है। तनाव को परिवर्तन को तनाव कहा जाता है। गेट्स के अनुसार तनाव असंतुलन की दशा है जो व्यक्ति को उत्तेजित दशा को समाप्त करने के लिए प्रेरित करती है। तनाव को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष विधियां, बाधा निवारण उपाय, खोज विधि के साथ अप्रत्यक्ष विधियों, शोधन, दमन, प्रक्षेपण, क्षतिपूर्ण जैसी का भी सहारा लिया जाता है।